नमस्कार बच्चों, मैं आपका नवलजी सर। और आज फिर स्वागत है हमारी कक्षा 8 की विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हम फसल की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फसल के प्रकार पढ़ चुके हैं, और फसल की जो कृषि पद्धतियां टोटल 7 थी, उस 7 में दोबारा बोल रहा हूँ। मिट्टी तैयार करना, वो बुआई, तीसरा खाद्य उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। इससे पहले हम 3 चरण पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़ा था खाद्य एवं उर्वरक देना, खाद क्या होती थी, उर्वरक क्या होती है, खाद्य एवं उर्वरक के अंतर पढ़े थे, खाद के लाभ देखे थे, उर्वरक के नुकसान देखे थे। उसके बाद में नोट में एक चीज देखी थी, क्या वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है, ये चीज भी हमने कल देखी थी। आज हम चौथा चरण पढ़ेंगे सिंचाई। अब सिंचाई क्या होती है, यानी आपने मिट्टी को तैयार कर लिया, उसके अंदर बीज बो दिए, बीज बो के फिर आपने उनको अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खाद दे दिया। अब बिना पानी के कुछ नहीं होगा, पानी तो देना ही पड़ेगा ना भाई, बिना पानी के तो कुछ होगा ही नहीं, फसल ही नहीं होगी। तो अब हम उसमें पानी देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पानी आप रोज ही पानी दे रहे हो उसके अंदर, कि चल हमने तो चला दिया, क्या नल खोल दिया और चलता रहा, पाइप खोल दिया और पानी चलता रहा। नहीं, क्योंकि आप एक टाइम टू टाइम होता है। जैसे उदाहरण के लिए कभी आपने देखा हो कि आपके खेतों में, जैसे गांव में तो बोलते हैं कि जो किसान जाते हैं तो बोलते हैं आज तेरा ओसरा है, आज तेरा ओसरा, आज तेरा ओसरा। ओसरा का मतलब है कि भाई एक सप्ताह में तेरा नंबर, एक सप्ताह में तू देगा, एक सप्ताह में मैं दूंगा, और एक सप्ताह में और कोई देगा। तो ऐसे देते रहते हैं, उनको बोलते हैं ओसरा। इसका मतलब वो ऐसे रेगुलर नहीं दे रहे, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे देते हैं खेत में। तो यानी कि एक निश्चित अनुपात में देते हैं वो ना। तो फसलों को या पौधों को एक निश्चित अनुपात में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, पौधों को एक निश्चित अनुपात में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और जल कहाँ दोगे, खेत में। तो देख सकते हो खेत में पौधों को एक निश्चित अनुपात में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, यही होता है ना कि आपको सर नहीं, हम हमको रेगुलर चला के ही छोड़ देते हो, चलते रहते 10-12 दिन, ऐसा नहीं होता। निश्चित अनुपात में देते हो, जैसे महीने में 2 बार 3 बार ऐसे करते हो। तो इसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पौधों को निश्चित अनुपात में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो मैं लिख रहा हूँ, पौधों को निश्चित अनुपात में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। तो मैंने आपके सामने परिभाषा लिख दी कि पौधों को निश्चित अनुपात में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब बच्चे यहाँ पढ़ते थे कि पहले हमारे जो दादाजी थे, परदादाजी थे, या पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, पहले की पीढ़ी के, वो क्या करते थे, सिंचाई। उस टाइम जैसे कि ये हैंडपंप वगैरह, नलकूप वगैरह या मोटर वगैरह तो थी नहीं। तो उस टाइम किससे देते थे, उस टाइम थी हमारे कुएं, बावड़िया, तालाब, बांध, है ना, इन चीजों से, नहरों से। तो इनके द्वारा क्या करते थे, सिंचाई करते थे। यानी उस टाइम इन्हीं के, ये परंपरागत क्या थे, सिंचाई के स्रोत थे या सिंचाई के साधन थे, जिनके द्वारा हम खेतों में क्या देते थे, पानी देते थे फसलों को। किसके द्वारा, कुओं के द्वारा, नहरों के द्वारा, तालाब के द्वारा, बावड़ियों के द्वारा, बांध के द्वारा, ये क्या करते थे, सिंचाई करते थे। तो परंपरागत क्या थे, वो कृषि की सिंचाई के स्रोत थे। अब आधुनिक स्रोत आ चुके हैं। अब ये मतलब इनसे पानी तो लेते हैं, लेकिन अब मोटर के द्वारा, देख दो ना, बहुत बार ऐसे मोटर चलाई और फट से जा पानी स्टार्ट हो जाता है, और कुएं में से कहाँ चला जाता है, कुएं में से खेत पर चला जाता है। तो ये होता है। तो अब सिंचाई के स्रोत पढ़ेंगे हम। सिंचाई के तो परंपरागत स्रोत है और एक आधुनिक स्रोत। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत यानी स्रोत का मतलब है जिनसे हम पानी देते हैं, या साधन भी कह सकते हैं इनको। अब कितने हैं, ये 2 है। एक कौन सा है, एक है परंपरागत, यानी जो पहले चलता था परंपरा के अनुसार। दूसरा दूसरा आ गया आधुनिक, दूसरा आधुनिक। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने देखो लिख दिया परंपरागत और आधुनिक। अभी वो परंपरागत स्रोत मैंने पहले बता दिया आपको कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी परदादी जी, वो परंपरागत स्रोतों के द्वारा क्या करते थे, सिंचाई करते थे। और मैं नाम लिख रहा हूँ परंपरागत स्रोतों के अंदर। पहला देखो कुएं, दूसरा नहर, फिर बावड़ी, फिर तालाब, फिर बांध।
इनसे क्या करते थे, इनसे सिंचाई करते थे। वर्तमान में भी अपने बहुत से भारत के बहुत से राज्यों में क्या की जाती है, इनके द्वारा, कुओं के द्वारा, बावड़ियों के द्वारा, तालाब के द्वारा और मान के द्वारा और नदियों के द्वारा भी की जाती है, प्रजनन में भी की जाती है। लेकिन अब ज्यादातर, यानी कि उनसे क्या होता था, परंपरागत जो कृषि सिंचाई के स्रोत थे, परंपरागत सिंचाई के जो स्रोत थे, उनसे जल की हानि ज्यादा होती थी, फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता था, जिससे कि भाई बहुत बार फसल खराब भी हो जाती थी, ज्यादा मात्रा में पानी चला जाता था, कभी पानी मिला ही नहीं अच्छे से फसलों को, तो फसलें खराब हो जाती थी, यानी कि, और उससे जल की भी क्या होती थी, हानि होती थी। वैसे कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, जल को बचाना चाहिए, इसलिए अपने को आधुनिक विधि अपनानी चाहिए। और आधुनिक विधि में क्या होता है कि फसलों को जल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है और अच्छे तरीके से मिलता है, फालतू में जल की हानि भी नहीं होती, और टाइम टू टाइम फसल को एक निश्चित अनुपात में क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो आधुनिक तरीके हैं, वो दो तरीके हैं आपके जो सिलेबस में दे रखे हैं वो किताब में। वो पहला है फव्वारा विधि, कौन सी विधि, फव्वारा विधि है पहली तो, और दूसरी अपनी जो अपनाई जानी चाहिए वो है टपकन विधि, टपकन विधि। और इसको इंपोर्टेंट निकलना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है। आधुनिक विधि दो है, फव्वारा विधि और टपकन विधि। तो आधुनिक विधि कौन कौन सी, फव्वारा विधि और टपकन विधि। अब इन दोनों विधियों में होता है क्या, वो हम थोड़ा डीपली देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सिंचाई की परिभाषा पढ़ी कि पौधों को एक निश्चित अनुपात में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम जल देंगे, ऐसे तो कि पानी को यूं फेंक देंगे। देखो, तो सिंचाई के स्रोत है दो, परंपरागत जो पहले चलते थे और आधुनिक जो प्रेजेंट में चलते हैं। पहले कुएं, नहर, बावड़ी, तालाब, बांध इनके द्वारा करते थे। अब प्रेजेंट में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है और करना भी चाहिए, फव्वारा विधि और टपकन विधि। इंपोर्टेंट बन सकता है, हो सकता है सिंचाई के आधुनिक स्रोतों के नाम लिखे या आधुनिक विधियों के नाम लिखे, वो है फव्वारा विधि और टपकन विधि। तो ये हो गया अपना सिंचाई के स्रोत। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ेंगे फव्वारा विधि और टपकन विधि में क्या होता है। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम सिंचाई के स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें परंपरागत स्रोत और आधुनिक स्रोत। परंपरागत स्रोत मैंने बता दिया आपको, और आधुनिक स्रोत फव्वारा विधि और टपकन विधि। इसके बारे में थोड़ा गहराई से, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो फव्वारा विधि क्या होती है और टपकन विधि। देखो फव्वारा विधि में कुछ नहीं, आप जाना अपने खेत में, बहुत से तो खेतों पे भी जाते होंगे, खेत भी होंगे उनके, तो देखते होंगे कि क्या करते हैं अपने दादाजी या पापा जी बड़े बड़े पाइप बिछा देते हैं, और उन पाइपों का कनेक्शन जुड़ा होता है किस पे, कुएं पर, या जो अपना हेडपंप लगा रखा, नलकूप लगा रखा है, उस नलकूप में मोटर लगी होती है, उस मोटर से जुड़ा हुआ कनेक्शन होता है। जब मोटर को चालू करते हैं तो पानी पाइपों के द्वारा कहाँ जाएगा, खेत में। अब जो पाइप बिछाए गए हैं खेत में जो पाइप बिछाए गए हैं उन पाइपों के बीच में, उदाहरण के लिए मान लो कि ये आपका नलकूप है, यहाँ पे लगा हुआ नलकूप लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें से पाइप लगा के यूं खेतों के अंदर भेज देते हैं ऐसे। अब इन पाइपों के बीच में एक एक क्या लगा देते हैं, फुहारे लगा देते हैं। एक के बीच में क्या लगा देते हैं, फुहारे। और फुहारे क्यारियों पे होते हैं, ये देखना आप, एक क्यारी में होते हैं, उसके फुहारे ऊपर जाएगा पानी, जैसे कि पानी प्रेशर से जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ऐसे फुहार के रूप में, यानी फुहारे के रूप में क्या करता है, पानी गिरता है सभी के फसलों के पास, या सभी जो पौधे हैं उनके पास पहुंच जाता है। यानी कि फव्वारा विधि में क्या होता है, देखो फव्वारा विधि, खेत में पाइप बिछाकर बीच में क्या लगा दिए जाते हैं, फव्वारे, जिससे पानी फसल की जड़ों में या पौधों को समान रूप से मिल जाता है। तो फव्वारा विधि में ये होता है कि खेतों में पाइप बिछाकर उन पाइपों के बीच में एक एक फव्वारा लगा दिया जाता है, और जब पानी को मोटर को चालू किया जाता है तो प्रेशर की वजह से वो पानी फव्वारे के ऊपर की हो जाता है, और जैसे कि वो फुहार के रूप में, जैसे बरसात के कभी पानी फुहार के रूप में गिरती है ना, उस तरह से वो पानी कहाँ गिर जाता है, फसलों के बीच में, जिससे फसल पानी की हानि भी नहीं होती, और फसल को, या पौधे हैं उन पौधों को अच्छे से पानी मिल जाता है अच्छी मात्रा में। अब दूसरी है टपकन विधि। देखो नाम ही क्या है, टपकन विधि। उसका नाम फव्वारा क्यों पड़ा, क्योंकि पानी फव्वारों के द्वारा फव्वार के रूप में गिरता है। इसका नाम टपकन विधि इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पाइप तो लगे होते हैं, लेकिन पाइप छोटे होते हैं, मतलब छोटी साइज के पाइप होते हैं, जैसे मान सकते हो ऐसी छोटी साइज के पाइप होते हैं, ऐसे छोटे, ऐसे ही। और ये कहाँ होते हैं, बिल्कुल पेड़ों की, मान लो कि ये कोई पौधा है, इस पौधे की जड़ के बीच के अंदर ये ऐसे ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब हम उसको चालू करते हैं, पानी को जब चालू करते हैं, तो इसके अंदर पानी बूंद बूंद गिर के, टप 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 करके, इसलिए इसका नाम पड़ गया टपकन विधि। यानी पानी बूंद बूंद करके कहाँ गिरता है, पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टपकन विधि। अब दोनों से लाभ क्या, दोनों से लाभ है, जलहानि
नहीं होती। टपकन विधि, दोबारा बोल रहा हूँ कि टपकन विधि में पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद गिर के, यानी टप टप करके गिरता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टपकन विधि, जो मैंने आपके सामने ये बता दिया। अब दोनों का लाभ क्या है, दोनों से ही क्या नहीं होती, जल की हानि नहीं होती, यानी जल की बचत होती है। पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए टपकन विधि कहते हैं। और खेत में पाइपों के बीच में फव्वारे लगाकर पानी फव्वार के रूप में गिरता है, तो फव्वारा विधि। ये दोनों विधि ऐसी है। अब इस टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है, इस टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है जब हम मान लो उदाहरण के लिए फूलों की खेती करते हैं, तो फूलों को कम मात्रा में जल चाहिए होता है, तो उस टाइम टपकन विधि का प्रयोग करते हैं बहुत से, जैसे कि ज्यादातर आजकल इन विधियों का उपयोग कर रहे हैं। तो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको फव्वारा विधि और टपकन विधि, दोबारा देख सकते हो। फव्वारा विधि, खेत में पाइप बिछाकर बीच में फव्वारे लगा दिए जाते हैं, जिससे पानी फसल की जड़ों में या पौधों को समान रूप से मिल जाता है, वो मैंने पर समझा दिया। टपकन विधि में क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जिससे उन पौधों को अच्छी मात्रा में पानी मिल जाता है, ज्यादा मात्रा में नहीं और कम मात्रा में नहीं, यानी पर्याप्त मात्रा में। और इसके लाभ है जलहानि नहीं होती। यदि इसका उपयोग पूछे तो ज्यादातर सभी फसलों में, कसम फूलों को उगाने में ज्यादा कहते हैं टपकन विधि का, क्योंकि वो कम, उनको कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो ये दोनों विधि मैंने आपके सामने बता दिए। अब इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला फिर हम पढ़ेंगे। अब आप फसल उगा दियो, फसल उगा दियो, तो पर ऐसा नहीं है कि फसल के साथ फसलें उगेगी उसमें कुछ नहीं होगा। उसके मान लो ऐसे कोई भी अनावश्यक पौधे, यानी जिनकी हमको जरूरत ही नहीं होती, तो वो क्या करेंगे, वो भी फसल के साथ उग जाते हैं, है ना, तो उनको हटाएंगे, तो वो उनको बोलते हैं खरपतवार। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, चौथा वो कृषि पद्धति है या चरण है, वो है खरपतवार से सुरक्षा, यानी खरपतवारों को हटाना क्यों आवश्यक है, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। अभी तक आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको अच्छे से नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चार पढ़ पढ़ चुके हैं सिंचाई तक। अब पांचवा अपना चरण है खरपतवार से सुरक्षा। अब सर आप बोलोगे बच्चों, सर ये खरपतवार क्या होता है, हमने तो अभी नाम सुना, खरपतवार क्या होता है। देखो, इसका नाम खरपतवार इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम फसल उगा रहे होते हैं, तो ये पौधे हो जाते हैं कि फसल के साथ साथ ये भी उसके साथ दोस्ती बना के क्या करते हैं, उग जाते हैं कि नहीं फसल उग रही है तो मैं भी उगूंगा। और ये क्या करते हैं, फसल के साथ साथ जब हम पोषक तत्व फसल को मिलने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, या जब हम खाद डालिए, खाद में से जो पोषक तत्व फसल को चाहिए होते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या लेते हैं, खुद ले लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है और अच्छी नहीं होती। तो खरपतवार में कहेंगे, यानी कि फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को, जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब देखो मैंने परिभाषा लिखी है इसकी, कि फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ज्यादातर पहले परंपरागत, अब तो कह रहे हो गए और औजार आ गए, लेकिन पहले परंपरागत औजार ये थे, खुरपी थे। क्या करते थे, तो खरपतवार हो जाते थे, जिनको हम घास कहते हैं, जो अपने गाय और भैंसों को खिलाने में काम आती है, यही होती है वो, है ना। तो ये जो पौधे होते थे, इनको हम खुरपी के द्वारा हटाते थे, किसके द्वारा, खुरपी के द्वारा हटाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खरपतवार पड़ गया। यानी कि खरपतवार को खुरपी के द्वारा हटाना, इसलिए इसका नाम पड़ गया खरपतवार। तो इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उन्हें खुरपी के द्वारा हटाना क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। देखो, तो खरपतवार को खुरपी के द्वारा क्या करता है, हटाया जाता है। अब हटाया क्यों जाता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये खरपतवार पौधे, ये खरपतवार फसल के साथ उगकर फसल के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है। दोबारा बोल रहा हूँ, पूछ सकता है कि खरपतवार को हटाना क्यों आवश्यक है, या खरपतवार को फसल खेत में से क्यों हटाया जाता है, क्योंकि ये खरपतवार पौधे फसल के साथ उगकर फसल के पोषक तत्वों को खुद ले लेते हैं, जिससे हमारी फसल कमजोर हो जाती है या कमजोर हो जाएगी, इसलिए इनको हटाना आवश्यक है। मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये फसल के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होती या फसल कमजोर हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तो अच्छा सुधारना है, क्या, मम्मी को भेजो किसी दूसरे के घर पे और ऐसे बोलो, हाँ भाई, क्या क्या हाँ भाई, हम क्या मतलब कोई व्यक्ति में लेगा कि जो खरपतवार हटा सके, यानी कि हमारे निराई करा सके। देखो मैंने वो परिभाषा नहीं लिखा, अभी लिखूंगा वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कि चाहिए हमको खुरपी तो हम दे देंगे और हमको खरपतवार हटाना, ऐसे जाते हैं। लेकिन आजकल जो आ गया, क्योंकि रस्म
साइंस का जमाना और साइंस के जमाने में रसायन का उपयोग ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हर चीज में क्या केमिकल, तो रसायन का उपयोग किया जाता है जिन्हें कहते हैं खरपतवारनाशी। यानी खरपतवार को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को, खरपतवार हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। मैंने लिखा भी है खरपतवारनाशी। खरपतवार हटाने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी। जैसे 2D और 4D, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी कि दो खरपतवारनाशियों के नाम लिखिए। 2D और 4D खरपतवारनाशी किन्हें कहते हैं? खरपतवार हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। अब इसमें एक प्रक्रिया मैंने वो लिखी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो ये प्रक्रिया कर रहे थे, देखो निराई, निराई क्या होती है, और इसको राजस्थान की भाषा में बोलते हैं नन्नाड़ी। जैसे बहुत बार बोले होंगे ना, आपके भी बोले होंगे में कि यार भाई नन्नाड़ी का टाइम आ गया, मैं आदमी बुलाने जा रही हूँ, महिलाएं बुलाने जा रही हूँ, ताकि वो आएगी खुरपी लेकर आएगी और इस किसको, खरपतवार को हटा देगी। घास बोलते हैं जिसको, आप फिर हम घास ला के किसको खिला देते हैं? गाय या भैंसों को। तो वो खरपतवार ही होती है जिनका हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, आप पशुओं के लिए वो आवश्यक है, हमारा कोई यूज नहीं है, वो फसल को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, है ना। तो निराई किसे कहते हैं? यानी खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निराई या नन्नाड़ी राजस्थान की भाषा में। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। मैं लिख रहा हूं खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई या नन्नाड़ी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, खरपतवार क्या होता है कि फसल के साथ कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, उन्हें हटाना है या उन्हें हटाना आवश्यक है, तो वो अनावश्यक पौधे तो खरपतवार कहलाते हैं। फसल के साथ उगे हुए अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें खुरपी के द्वारा हटाया जाता है। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। पूछे खरपतवार को खेत में से या फसल के साथ हटाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये खरपतवार पौधे फसल के साथ उगकर फसल के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, फसल कमजोर हो जाती है, इसलिए इनको हटाना आवश्यक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आप आदमी बुलाकर खुरपी के द्वारा हटवा लो, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप केमिकल का यूज करो, रसायन, उनको बोलते हैं खरपतवारनाशी। यानी खरपतवार को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2D और 4D पूछा हुई है बहुत बार कि खरपतवारनाशी का निम्न में से उदाहरण है, रेगिस्तान में दे सकता है, अवैध में दे सकता है। तो इसको याद रख लेना कि खरपतवारनाशी 2D और 4D है परिभाषा। तो ये आपके सामने 5वां पॉइंट भी हो चुका है। खरपतवारों से सुरक्षा क्यों आवश्यक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। खरपतवार की परिभाषा बता दी, हटाया क्यों जाता है ये भी बता दिया। खरपतवारनाशी कौन से होते हैं? 2D और 4D। निराई क्या होता है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आज ये हमारा वीडियो यहीं तक होगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम कक्षा 8 का विज्ञान का पहला पाठ पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम 5 कृषि पद्धतियों की 5वीं चरण में आ चुके हैं, खरपतवार से सुरक्षा। फिर मैं याद करा रहा हूँ, पहला चरण था मिट्टी तैयार करना, जिसको जुताई कहते हैं। दूसरा बुआई, बीजों का चयन करके बुआई कर रहे थे। तीसरा खाद्य और उर्वरक दिया उसके बाद में अच्छी फसल होने के लिए। फिर उसके बाद में हम सिंचाई, पानी देंगे तभी तो अपनी फसल होगी। उसके बाद में अब उसके साथ जो पौधे उगेंगे खरपतवार, उनकी सुरक्षा करेंगे। ये 5 चरण। अब कल हम पढ़ेंगे कटाई। अब आज अपना वीडियो यहीं तक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जो भी कमी हो मेरे को कमेंट करके बताना। और मैंने मैंने तो अपना पूरा दिया है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे को तो अच्छा लगता है। और नहीं आया तो भी अपना नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट हो वो करना। और मैं अब ये हम यही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कटाई। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।